am going to start the chapter 16 of HS first year. So it deals with it comes under the human physiology. Okay, human physiology का मतलब क्या होता है? Physiology means how the different systems of the body are working. ये कैसे काम करता है, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, इसी को स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलेंगे. यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी इज योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, विच इज चैप्टर नंबर 16. अभी डाइजेशन मतलब डाइजेशन, अभी इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग खाते जो है ये पूरा सिस्टम खाने से रिलेटेड, खाने को पचाने से रिलेटेड ये सब है. तो हम लोग को ये पता है कि कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी आर मल्टीसेलुलर, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वी आर मेड ऑफ सेल्स. ओके, सेल्स having same function, same your origin are put together to form tissue. टिश्यू सब बहुत एक साथ ग्रुप करके बनता है ऑर्गन. देन ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन ऐसा होता है कि एक ही काम करता है, उन लोग का मोटो एक ही होता है. जैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो कि सबका मोटो एक ही है कि खाने को डाइजेस्ट करो और एब्जॉर्ब करो. सो ऑर्गन विल मेक द डिफरेंट ऑर्गन विल मेक द ऑर्गन सिस्टम. हम लोग के बॉडी में बहुत टाइप के सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले डाइजेशन क्या होता है देख लेते हैं. तो डाइजेशन से पहले क्या हम लोग डाइजेस्ट करते हैं. तो आप लोगों को पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. एनर्जी इज नेसेसरी फॉर डूइंग टू डू वर्क. ओके, सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. कोई भी फूड हम लोग खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है. एनर्जी का मतलब न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है? योर न्यूट्रिएंट्स है. तो न्यूट्रिएंट्स में हम न्यूट्रिएंट्स को अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी. ज्यादा चाहिए होता है, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी. देन कम्स द माइक्रो न्यूट्रिएंट. ओके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट आर नीडेड इन लेस क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी. लेकिन ऐसा मत सोचिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी नहीं है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल. माइक्रोन्यूट्रिएंट कम चाहिए लेकिन चाहिए. Then water is very essential for the human body because we know 75% of the body is made of water. अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम लोग को खाने से मिलता है. चावल जो है उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट. Then comes the proteins. हम लोग कोई भी प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि एग, अंडा, उसमें क्या रहता है? प्रोटीन्स रहता है. Then comes the fat जैसे कि ऑयल, घी, बटर, all these are containing the fat. अब आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम. ये सब क्या है? दोज आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड दोज आर कॉल्ड मिनरल्स. फिर आ जाता है विटामिन्स. विटामिन्स का आप लोगों ने तो नाम बहुत ही सुना होगा. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के. तो हर एक विटामिन का अलग अलग फंक्शन होता है. कोई भी एक विटामिन अगर कम होगा बॉडी में तो डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप का डिसऑर्डर होगा बॉडी में. जैसे कि विटामिन ए के कमी से हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस होता है. रात को नहीं देख पाते, या तो लो लाइट में हम लोग देख नहीं पाते हैं. देन कम्स द वाटर. तो ये सब चीज बहुत जरूरी है फॉर आवर बॉडी. तो ये चीज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. खाने के बाद ये डाइजेशन होता है. डाइजेशन मतलब तोड़ना. ओके, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन मीन्स
ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex food, breaking down of complex food into simple absorbable form। अभी मैंने ये बोला कि कम्प्लेक्स फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज निकलता है, ओके, और प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड, वैसे ही फैट से फैटी एसिड निकलेगा। तो कोई भी फूड को तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट निकलता है दैट इज डाइजेशन, ओके, और उसको एब्जॉर्ब भी करना जरूरी है। ऐसा है कि मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिर्फ डाइजेशन करने से काम नहीं चलेगा, डाइजेशन करने के बाद उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाते रहेंगे और सिर्फ डाइजेशन ही होगा। वो डाइजेशन एब्जॉर्ब जब तक नहीं होगा वो हम लोग की बॉडी में वो काम नहीं करेगा। तो डाइजेस्ट ऐसा करना है फूड मटेरियल को कि वो हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब करता है, और वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वो ब्लड में जाता है, एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में जाता है। तो हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस में देखेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डाइजेशन होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने को हम लोग तोड़ के उसको एब्जॉर्ब फॉर्म में तोड़ने को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। एंड फॉर दिस डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, फॉर आवर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर फॉर डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखा आप लोगों ने, माउथ देखा, फिर इसोफेगस देखा, ओके। तो हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सेकेंड वन इज कॉल्ड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। सेकेंड पार्ट क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं या एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जीआई ट्रैक्ट को हम लोग क्यों जीआई बोलते हैं, क्यों गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बोलते हैं, बिकॉज गैस्ट्रो फॉर स्टमक, गैस्ट्रिक, फिर इंटेस्टाइनल फॉर इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ही इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। और इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल, ओके। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टार्ट्स विद द माउथ, एंड्स इन द एनस। तो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। उसके तो माउथ के बाद क्या क्या आता है, फर्स्ट माउथ, हम लोग जो मुंह से जो खाना खाते हैं वो, देन फाइरेंक्स, देन योर इसोफेगस। अभी किसी बुक में इसोफेगस भी लिखा है, मतलब ई से भी स्पेलिंग लिख सकते हैं हम, ओ से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। देन कम्स द स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आते हैं एनस। तो यहीं पे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो हम लोग ये जैसे कि ये माउथ, फाइरेंक्स, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो मुंह के इधर सामने इधर रहता है, जो कान के थोड़ा नीचे, ओके, फिर यहाँ पे रहता है, फिर टंग के नीचे रहता है। देन योर pancreas, pancreas is situated below the stomach, okay, और stomach कहाँ रहता है, abdominal cavity में रहता है। pancreas के बाद आता है liver। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि liver is the largest gland, it is the largest gland of human body। उसके बाद आ जाएगा gastric gland। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो बहुत सारा, तो एक्चुअली वो सेल्स जैसा होता है, ओके, बहुत सारा सेल्स मिलकर ग्लैंड बनाता है। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर में जो
ग्लैंड्स रहते हैं उसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और लीवर हम लोग के थोड़ा राइट साइड में सिचुएटेड होता है, और योर स्टमक कहाँ पे होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में। फिर पेनक्रियास कहाँ रहता है, स्टमक के नीचे, और सलाइवरी ग्लैंड मुंह में नहीं, मसल कैविटी भी नहीं, लेकिन बाहर में। तो अभी आप ये स्लाइड में देख लीजिए कि तो जैसे कि मैंने बताया कि digestive system is divided into alimentary canal and aspirated glands. इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि कौन सा organs है in the alimentary canal. So alimentary canal starts in the mouth, ends in the anus. एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि human has the complete digestive system. Complete का मतलब इसमें देखिए दो ओपनिंग है, माउथ फॉर ईटिंग, जो खाना हम लोग खाते हैं माउथ से खाते हैं, बट हम लोग का एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है एनस से। सो एनस इज द अनदर ओपनिंग। सो जो भी जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग्स रहता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वो आप लोगों को एनिमल किंगडम में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाते हैं कि माउथ, माउथ के बाद कौन सा आता है, माउथ लीड्स इनटू फायरेंक्स। आप लोगों को पता है कि फायरेंक्स जो है इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर नोज एंड माउथ। अब कभी हम लोग जो नोज और माउथ है ये इस जगह पे कनेक्टेड रहता है, इसीलिए हम कभी कभी नाक से अगर पानी ले तो वो मुंह में आ जाता है, क्योंकि ये जगह में ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब माउथ और नसल कैविटी कनेक्टेड है। फिर फायरेंक्स के बाद आता है, मीन्स फायरेंक्स एक फनल शेप होता है जहाँ पे दोनों माउथ और नोज कनेक्टेड रहता है। फिर फायरेंक्स लीड्स इनटू द इसोफेगस व्हिच इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। हम लोग इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज द फूड पाइप। दिस फूड पाइप लीड्स इनटू द स्टमक। दिस लीड्स इनटू द स्टमक। दिस इज ए sac like organ. Stomach leads into the small intestine. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनल। पूरे एलिमेंट्री कैनल में स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा है, दो इट हैज वेरी स्मॉल डायमीटर कंपेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में इसका डायमीटर बहुत ही कम रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यूज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है और अल्टीमेटली ओपन होता है एनस में। तो हम लोग ये हर एक जो ऑर्गन मैंने अभी जो बताया उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह पे गेट्स होता है, मीन्स मस्कुलर रिंग्स होता है जो गेट जैसा काम करता है। गेट कि हम लोग का जब मर्जी हो बंद कर दे, जब मर्जी हो खोल दे, तो कोई एंटर कर सकता है, कोई जा सकता है, बाहर जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे भी एलिमेंट्री कैनल में जगह जगह पे गेट्स है। वो गेट्स क्या है, दे आर मेड ऑफ मसल्स, दे आर मस्कुलर रिंग्स। दो रिंग्स आर कॉल्ड द स्फिंक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्फिंक्टर बोलते हैं। माउथ से फायरेंक्स में आएगा, फायरेंक्स से जब इसोफेगस में जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे स्फिंक्टर रहता है जो इसोफेगस के ऊपर तरफ में रहता है। इसके वजह से हम लोग इसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। फिर ये इसोफेगस में जब खाना आएगा, ओके, तो हम लोग जो चबाते हैं तो वो बोलस बन जाता है। फिर ये खाना ये स्फिंक्टर क्रॉस करके इसोफेगस में आ गया। ओके, अब ये इसोफेगस जो है कि इसोफेगस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है, मतलब वो यहाँ से खाने को ऊपर से नीचे धकेल धकेल के लाता है। कहाँ तक लाता है, ये स्टमक के ठीक ऊपर, डायरेक्ट स्टमक में नहीं जाएगा। यहाँ पे और एक मस्कुलर रिंग रहेगा जिसको हम लोग, वो स्टमक के ऊपर है, ओके, और इसोफेगस के ठीक नीचे है। तो ये जंक्शन में है, ये क्या इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन में है। तो ये इसोफेगस के नीचे है, इसलिए इसका नाम हम लोग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग स्टमक की बात करें, ये स्फिंक्टर का बहुत सारा नाम है, ये स्फिंक्टर का बहुत सारा नाम है जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। बस अभी ये याद रखिए कि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अलाउ करता है खाने को कि वो इसोफेगस से स्टमक में आएगा कि नहीं। अगर ये अगर ओपन हो जाता है तो ये आ जाएगा स्टमक में। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए यहाँ पे होगा और एक स्फिंक्टर जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो यहाँ पे रहेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद आता है
Liver is the largest gland in human body, and liver can function as a organ. It is function as an organ. तो लीवर को हम लोग लार्जेस्ट ग्लैंड बोल सकते हैं, लेकिन लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है. लार्जेस्ट ऑर्गन इज द स्किन, ये आप लोग याद रखिए. तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. और लीवर का फंक्शन और क्या क्या सेक्रेट करता है वो हम लोग बाद में इन डिटेल देखेंगे. अब अभी जस्ट देखिए ये कहाँ रहता है. तो लीवर हम लोग की एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी. इस एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में लीवर रहता है और लेफ्ट साइड में स्टमक रहता है. तो लीवर जनरली हम लोगों को पता है क्या सेक्रेट करता है, बाइल सेक्रेट करता है. वो बाइल कहाँ पे जाके स्टोर होता है, ये गोल ब्लडर आप देख सकते हैं लीवर के साथ अटैच किया हुआ. तो ये गोल ब्लडर एक्टिंग लाइक द स्टोर रूम और स्टोरेज सैक फॉर स्टोरिंग द बाइल जूस. ये बाइल जूस स्टोर करने के लिए काम आता है. कुछ टाइम के लिए बाइल जूस यहाँ पे स्टोर किया हुआ रहता है. गोल ब्लडर तो हम लोगों ने देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड, फिर लीवर, गोल ब्लडर भी लीवर के सामने में है. और एक ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टमक के ठीक नीचे रहता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है. देखिए थोड़ा लीफ जैसा पत्ता जैसा लग रहा है, लंबा. तो इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज. हम लोग के बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. तो एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. लीवर तो स्ट्रिक्टली एक्सोक्राइन ग्लैंड है. फिर सलाइवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब डायरेक्ट अपना सेक्रेशन वो लोग ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा डक्ट सिस्टम से ही वो लोग का सेक्रेशन जाता है. ओके. और जो एंडोक्राइन रहते हैं वो लोग अपना सेक्रेशन जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं. लेकिन ये सलाइवरी ग्लैंड फिर ये लीवर डायरेक्ट नहीं छोड़ते, वो डक्ट सिस्टम से अपना सेक्रेशन छोड़ते हैं. जैसे माउथ से, जिस सलाइवरी ग्लैंड से जब माउथ में आता है तो इसमें भी थ्रो डक्ट आता है. ये लीवर से डक्ट निकल के आता है गोल ब्लडर में, फिर ये पेनक्रियास से जाके मिलता है. तो अब बात बोला कि मैंने कि ये दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड है. ओके, मींस सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लीवर. बट ये पेनक्रियास जो है, दिस वन, ये पेनक्रियास ये दोनों का फंक्शन करता है. इट कैन फंक्शन एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड. इसमें ये डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में सेक्रेट कर सकता है. फिर ये क्या करता है, कुछ चीजों को ब्लड में सेक्रेट नहीं करता है, थ्रू डक्ट सिस्टम ये भेजता है. तो जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, आप लोगों ने नाम सुना होगा. वो इंसुलिन, ग्लूकागोन आर द हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. सो इट इज द एंडोक्राइन फंक्शन. लेकिन पेनक्रेटिक जूस जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल करता है वो ब्लड में नहीं जाता है, वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब योर एलिमेंट्री कैनल में आ जाता है थ्रू डक्ट सिस्टम. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे कि द फर्स्ट वन इज द इंजेशन ऑफ फूड. इंजेशन ऑफ फूड मतलब हम लोग जो खाना मुंह में डालते हैं वो डालने का काम, वो खाना कंज्यूम करने का काम को बोलते हैं ईटिंग, इज कॉल्ड द इंजेशन. ओके. फिर आता है ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. हम लोग जो खाना मुंह में डालने के बाद उसको चबाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग दांतों से, ओके, टीथ से. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाने को चबा चबा के स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं. सो ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. फिर वो खाना ब्रेक डाउन होने के बाद उसको वो जो ब्रेक डाउन होगा वो मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन होता है. वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्या कौन सा क्या केमिकल यूज होता है, कौन कब कौन सी जगह में क्या डाइजेस्ट है, वो हम लोग डाइजेशन पार्ट में देखेंगे. तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेन फंक्शन है. तो मैंने बोला कि इंजेशन, जो खाने को हम लोग कंज्यूम करते हैं फिर उसको चबा के उसको छोटे छोटे पीस में करते हैं, जब उसको हम लोग ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बोल सकते हैं. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अभी वो स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग अभी डिफरेंट पार्ट में लेके जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के. जैसे कि चबाने के बाद फायरिंग्स में जाएगा, फायरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते रहेगा. फिर अलग अलग जगह पे जाने के बाद अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग केमिकल सेक्रेट होता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्रेशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस फॉर डाइजेशन. कुछ एंजाइम्स, कुछ अलग सब्सटेंस जैसे कि पेनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सब सेक्रेशन होगा. फिर डाइजेशन ऑफ द
फूड पार्टिकल। उसके बाद ये केमिकल्स मिलके फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो डाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस मींस द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर एब्जॉर्ब एंड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड मतलब दे आर एब्जॉर्ब इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देता है। हर सेल्स को अपना अपना खाना मिल जाता है। खाना इन द सेंस न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। देन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है या जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसका जरूरत नहीं, एक्सेस हो गया, उसको हम लोग अनवांटेड फूड बोलते हैं। अनवांटेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जैसे कि माउथ मैंने पकड़ा, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सो वी गेट माउथ में, माउथ इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी पार्ट थिंग्स लाइक फर्स्ट वन इज द टीथ, दांत जिसे हम लोग चबाते हैं, ओके। देन लिप्स, देन योर पैलेट। पैलेट का मतलब ये जो ठीक नोज और मुंह को जो सेपरेट करता है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द पैलेट। देन चिक्स, ओके, और ये सब माउथ में रहता है। तो चिक्स मतलब आपको पता ही है, गाल। सो teeth, lips, palate and cheeks, these are present in the mouth. Mouth is formed of these things. Then your salivary gland, we know it is present, but it is not present inside the mouth, it is present outside the mouth. तो outside the mouth का मतलब, माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, ओके। माउथ को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। तो माउथ को बकल कैविटी बोलते हैं, और बकल कैविटी में ये सब रहता है। सैलिवरी ग्लैंड आउटसाइड द बकल कैविटी या नियर द बकल कैविटी हम लोग बोल सकते हैं। तो वो ग्लैंड्स के बारे में हम लोग एक्सटेटेड ग्लैंड जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देख लेंगे। अब टीथ देख लेते हैं। आप लोगों ने डेंटिशन नाम सुना होगा, शायद नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। तो डेंटिशन का मतलब क्या होता है? डेंटिशन मीन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब कैसे अलग अलग टाइप का टीथ होता है। नंबर, कितना ज़्यादा टीथ होगा, जैसे ह्यूमन में 32 होता है, एडल्ट में। फिर देयर अरेंजमेंट इन द सॉकेट, अरेंजमेंट इन द सॉकेट और अरेंजमेंट इन द माउथ, माउथ में कैसा अरेंज किया रहता है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, नंबर, देयर अरेंजमेंट, वो एक्सेट्रा, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं डेंटिशन। तो अभी हम लोग थोड़ा टीथ को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है। तो टीथ में जैसे कि टाइप्स अगर देखते जाए तो टीथ में क्या होगा? टीथ में डिफरेंट 4 टाइप्स का टीथ रहता है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर। वन इज कॉल्ड इंसिजर। इंसिजर हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कैनाइन, capital C, then your premolar, PM, then molar, capital N, okay। तब चलिए अब ये एक स्लाइड देख लेते हैं जिसमें कि प्रोडोंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का होना। तो यहाँ पे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर आप देख सकते हैं। इंसिजर जो होता है वो थोड़ा चपटा चपटा होता है। कैनाइन वो थोड़ा नोकीला होता है, ओके, लाइक दिस। एंड प्रीमोलर वो थोड़ा मोटा मोटा, और मोलर जो है वो ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा जो दांत होता है हम लोग का, उसको हम लोग मोलर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सॉकेट है, ये सब क्या है? जो सॉकेट है। जैसे कि हम लोग जब मोबाइल चार्ज करते हैं तब जो सॉकेट रहता है जहाँ पे प्लग इन करते हैं, तो वैसे ही हम लोग के दांत में भी सॉकेट रहते हैं। अब ये मोबाइल तो चार्ज नहीं करेगा, इसमें क्या अटैच होगा? इसमें टीथ जाके अटैच होगा, टीथ इसमें अटैच होगा, ओके। दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट, टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। इसीलिए हम लोग इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द सॉकेट ऑफ
जॉ बोन, इसको हम लोग बोलते हैं थेकोडोन। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर कैसे दिखने में लगता है? तो आउटर साइड से अगर हम लोग टीथ को देखें, द टीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द क्राउन, नेक एंड द रूट रीजन। द क्राउन रीजन विच इज अबव द गम, हम लोग के गम के ऊपर में जो पोर्शन रहता है जो कि विजिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। ओके, सिर का ताज जैसा। फिर इन बिटवीन ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे गम शुरू होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, समवॉट हियर, इसको हम लोग नेक बोलते हैं। इस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। नेक के बाद आता है रूट। ये तो हो गया कि आउटर साइड से कैसा दिखता है टीथ और क्या क्या नाम होते हैं। अब टीथ के अगर इनर साइड में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। सी देखिए, ये जो क्राउन होता है, दिस इज द क्राउन, ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड द इनामेल। इनामेल जो है वो बहुत हार्ड होता है, इनफैक्ट ये बोन से भी हार्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है एंड its composition is approximately 95% calcium and calcium phosphate. सो इनामेल के ठीक नीचे आता है डेंटाइन। इट इज ए कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, ये कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके ये भी वन ऑफ द टफेस्ट सब्सटेंस इन द टीथ और इन द बॉडी। फिर टीथ के ठीक डेंटाइन के नीचे आता है पल्प कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी में रहता है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, देन नर्व्स। और ब्लड वेसल्स क्या करता है? ब्लड वेसल्स गिव द नरिशमेंट टू द टीथ, ओके। देन लिम्फेटिक वेसल्स ये टीथ को प्रोटेक्शन देता है। और नर्व्स जो है वो सेंसिटिविटी को सेंस कर सकता है कि ठंडा गर्म हम लोग सेंस करते हैं, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्व। ये पल्प कैविटी कंटिन्यू होता है और जाके और बड़े नर्व के साथ, या जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, देन योर नर्व एंटर करता है। ये रूट कैनल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पल्प कैविटी। एंड रूट कैनल का ये जो ओपनिंग है, इसको हम बेस ऑफ द रूट कैनल, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन, जहाँ से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, देन योर नर्व एंटर करता है। So this is the structure of the teeth. Let's study about the dental formula. तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। Now we will see the dental formula. The dental formula क्या होता है? Dental formula is the arrangement of different types of teeth in particular order, like incisor, canine, your premolar, molar in the upper and lower half of the teeth. जैसे हम लोग के मुंह को हम लोग अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे जो जो होगा, ये दिस वन विद अपर जो एंड दिस वन विद द लोअर जो, तो इसका हाफ जो पोर्शन में टीथ का अरेंजमेंट कैसा होगा उसको हम लोग डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेंटल फॉर्मूला से हम लोग को पता चलेगा कि ह्यूमन एडल्ट में या किड में, बच्चे में कितना योर टीथ रहता है, ओके, टोटल नंबर ऑफ टीथ। तो डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे? इंसीजर, कैपिटल आई। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। अब ये डिवाइड मत समझिए, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो भी प्रेजेंट है, जितना भी नंबर ऑफ इंसीजर कैनाइन प्रेजेंट है यहाँ पे लिखेंगे इस लाइन के ऊपर, और लोअर जो में जो नंबर प्रेजेंट है इंसीजर कैनाइन वो सब नीचे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंसीजर बाय इंसीजर, कैनाइन बाय कैनाइन, प्रीमोलर बाय प्रीमोलर, इसको बाय में बोल रही हूँ लेकिन ये डिवाइड एक्चुअली नहीं है, ओके। तो ह्यूमन में इस साइड में देयर आर टू कैनाइन रहता है, सॉरी टू इंसीजर, नॉट कैनाइन, टू इंसीजर रहता है। इंसीजर ये जो फर्स्ट का जो दांत होता है, दिस इज कॉल्ड द इंसीजर। इंसीजर ऊपर में हाफ में क्या रहता है? 2 रहेगा। तो मतलब टोटल हम लोग अगर बोलेंगे क्या रहेगा, ऊपर में इंसीजर 4 रहेगा, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ हाफ का बात कर रहे हैं तो हम लोग हाफ ही बोलेंगे। तो इंसीजर कितना? 2 इंसीजर्स। देन नीचे में भी वैसे 2 इंसीजर्स। फिर कैनाइन, ये जो थोड़ा दांत थोड़ा नोकीला दांत, पॉइंटेड वाला दांत होता है, दैट इज कॉल्ड द कैनाइन। तो कैनाइन कितना रहता है? हाफ पार्ट में रहेगा, इसमें एक मतलब पूरे एक जो में 2 रहता है, लेकिन हम लोग हाफ का बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे? सिर्फ 1 बोलेंगे। तो अपर हाफ में
लोअर हाफ में 1। प्री मोलर क्या रहता है? प्री मोलर अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में भी 3, मोलर अपर हाफ में 2, लोअर हाफ में भी 2। अगर हम लोग अभी इसका प्लस करते हैं, जैसे 2 + 1 + 3 + 2 कितना होगा? 5 6 7 8, नीचे में भी 8, तो मतलब अपर हाफ में हम लोग का 8 है, लोअर हाफ में भी 8 है, हाफ बोल रही हूँ। तो मतलब टोटल अगर मैं करने जाऊँ तो इसका मैं अगर 2 से इंटू कर सकती हूँ, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 16/16, तो पूरा 16 है, ऊपर में 16 टीथ है और नीचे में 16 टीथ है। इन टोटल कितना टीथ होगा हम लोग का? 32 टीथ। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये लाइन डिवाइड नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपर हाफ का टीथ है, ये लोअर हाफ का टीथ है। नंबर, तो इन एडल्ट देयर आर 32 योर टीथ। बट बच्चों में क्या होता है? बच्चों में होता है कि उन लोगों में प्री मोलर नहीं रहता है। उन लोगों में क्या होता है? ये तो मैंने एडल्ट का बात किया था, लेकिन ये चाइल्ड में क्या होता है? प्री मोलर इज नॉट देयर। तो प्री मोलर हम लोग इसमें तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्री मोलर में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? लेट्स सी। इंसिजर तो 2 और इंसिजर पहले जैसे एडल्ट में रहता है वैसे किड में भी रहेगा 2/2। कैनाइन 1/1, कैनाइन भी सेम रहेगा, लेकिन प्री मोलर इज एब्सेंट। हम लोग एब्सेंट को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एब्सेंट को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर रहता है 2। तो इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 2 + 1 + 2 5, नीचे में 5। तो मतलब बच्चों में एक जो का हाफ साइड में कितना रहेगा? 5, और नीचे के जो में हाफ साइड में 5। तो मतलब अगर मैं इसको डबल कर दूँ, 5 को 2 से इंटू कर दूँ, 5 को 2 से इंटू कर दूँ, तो मतलब पूरे अपर जो में कितना रहेगा? 10, और लोअर जो में भी 10। ओके, पूरे अपर जो में 10, लोअर जो में 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। तो इन किड्स 20 किड्स आर देयर। तो टीथ जो है 12 इयर्स के बाद गिरना शुरू हो जाता है। 12 इयर्स के बाद परमानेंट से वो रिप्लेस हो जाता है। तो अभी देख लेते हैं टंग। सो लेट्स टॉक अबाउट द टंग। तो टंग में क्या होता है? टंग में बहुत सारा टेस्ट बर्ड होता है, और वो टेस्ट बर्ड हेल्प करता है हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड का फ्लेवर चखने में, कि आज खाना कैसा बना है, ज्यादा मीठा हुआ है या ज्यादा तीखा हुआ है, या स्पाइसी बना है, कैसा बना है, और क्या आज मम्मी ने खाना टेस्टी बनाया है या एकदम बेकार हुआ है, वो हम लोग को पता चलता है बिकॉज ऑफ द टंग। और क्योंकि टंग में क्या रहता है? बहुत सारा बर्ड्स रहता है, जिसको हम लोग पेपिली भी बोल सकते हैं। तो ये सामने का पोर्शन रहता है शुगरी, मतलब स्वीट। ओके, मीठा खाने से यहाँ से पता चलता है। फिर सॉल्ट यहाँ पे, एसिड यहाँ पे, मतलब हम लोग अगर कोई खट्टा चीज खाते हैं तो यहाँ से पता चलता है। फिर बिटर यहाँ से, मतलब बेसिक चीज अगर कोई खाते हैं तो एक्चुअली ये तो अलग अलग जगह हम लोगों ने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, लेकिन जब सलाइवा निकलता है तो सब मिक्स हो जाता है। ये पूरा पर्टिकुलर हम लोग नहीं बोल सकते तब कि यहाँ पे ऐसे। आप लोग ये मत समझ लेना कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ये टेस्ट बड हर जगह पे है। ओके, और यहीं पे लिंगुअल ग्लैंड्स भी है, और मैंने पहले ही बताया था लिंगुअल ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रेशन में काम आता है, लेकिन लिंगुअल ग्लैंड्स का जो सलाइवा सेक्रेशन है वो मुंह में काम नहीं करता है, वो पेट में जाके काम करता है, स्टमक में जाके काम करता है। और टंग रहता कहाँ पे सिचुएटेड? मुंह में सिचुएटेड, मुंह के फ्लोर में सिचुएटेड। तो हम लोगों ने माउथ के बारे में देख लिया। नेक्स्ट डे हम लोग और भी डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि थायराइड, वो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टमक का डिफरेंट पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स, वो सब बात में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।